हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। मैं हूं कविराज। दोस्तों, यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में कक्षा 10वीं विज्ञान का मस्ट इम्पॉर्टेंट बीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू जो है प्रश्न दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी इस वीडियो को पूरा अंत तक देख कर जाइएगा। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार से वीडियो आप लोगों को मिल सकें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आप लोगों को घबराना नहीं है। आप लोगों को धैर्यपूर्वक जो है शांति मन से यानी कि शांति दिमाग से जो है बोर्ड एग्जाम में शामिल होना है। यह नहीं कि कोई तनावपूर्ण से जो है आप बोर्ड एग्जाम में शामिल होंगे तो ऐसे में क्या होगा कि हड़बड़ी के कारण आप जो है बहुत बड़ी गलती कर लोगे। ऐसे में आपका रिजल्ट भी गड़बड़ हो जाएगा, आपका रिजल्ट पेंडिंग में आ सकता है या रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो ऐसे में आप लोगों को जो है ऐसी गलती नहीं करना है। आपको जो है एकदम तनाव मुक्त रहना है, हमेशा जो है माइंड को फ्रेश करके जो है बोर्ड एग्जाम में शामिल होना है। ठीक है। और दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं हूबहू जो है उसी प्रकार से जो है बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन दिए जाएंगे। 1 से लेकर 19 तक का सवाल दिया जाएगा जिसमें 13 सवालों का आप लोगों का जवाब देना है। ठीक है जी। इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देख कर लीजिए, पूरी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा उनको जो है आप लोग अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। तो विद्युत परिपथ किसे कहते हैं आपको यह पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। और ऑफलाइन क्लास में मैंने इसका परिभाषा जो है किसी अन्य प्रकार से लिखा है, उसको भी आप लोग रिवीजन कर लें, या नहीं तो ये परिभाषा जो है आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि विभव एवं विभांतर में अंतर बताइए। तो विभव एवं विभांतर में आप लोगों को अंतर पूछा गया है। तो इसका आंसर इस प्रकार बताना है कि विभव इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। देखिए इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है। उसके बाद आपको विभांतर के बारे में परिभाषा लिख देना है, विभांतर क्या है उसके बारे में बताना है। तो विभांतर लिख देना है कि इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य होता है उसे विभांतर कहते हैं। यानी दो सिरों के बीच के विभांतर कहा जाता है। ठीक है। दो सिरों के बीच का जो दूरी होती है उसी को विभांतर कहा जाता है। एक साधारण सी भाषा में बता दें। और इसका भी एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है। इसका भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ये आपका अंतर इस प्रकार से आपको परिभाषा के अनुसार जो है बता देना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक ऐसी अधातु का नाम बताइए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रोमीन। ठीक है। ब्रोमीन जो है ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये सामान्य ताप के द्रव अवस्था में पाई जाती है और ये जो है अधातु है। देखिए ये द्रव है लेकिन ये क्या है, अधातु है। इसको अच्छे से आप लोग याद करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि एल्केन एवं एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है। तो इसका आंसर दोस्तों कि एल्केन का जो सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n+2 और एल्किन का क्या हो जाएगा CnH2n। ठीक है। देखिएगा एल्किन एल्केन, देखिए एल्केन एल्किन और एल्काइन, एल्काइन में माइनस होता है। अगर एल्काइन का पूछा जाए तो आपको किस तरीके से आंसर देना है CnH2n। ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लिख कर दे रहा हूँ 2n-2 क्या हो जाएगा, जोड़ो छोड़ो घटाओ। याद रखेंगे जोड़ो छोड़ो घटाओ, एल्केन एल्किन एल्काइन। तो ये एल्काइन का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि नवजात बच्चे में XY, ठीक है, नवजात बच्चे में XY गुणसूत्र युग्म पाया गया, यह लड़का अथवा लड़की। यानी कि ये बताया गया है कि XY जो गुणसूत्र है ये कौन सा होगा, लड़का होगा या लड़की होगा। तो आप लोगों को मालूम होगा XX जो होता है वो लड़की होता है और XY जो होता है वो लड़का होता है। इसका आंसर क्या भरना है आपको, लड़का लिख देना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, जो कि आप यहाँ पे हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मैं आपको पूरी तरह से क्लियर करके बता रहा हूँ, इसको अच्छे से जो है आप लोगों को रिविजन कर लेना है। ठीक है। अच्छे से रिविजन करके एग्जाम में शामिल होना है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 समजात अंगों का नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेढक के अग्रपाद और पक्षी के डैने। यानी कि पक्षी के जो पंख होते हैं ये क्या होते हैं, ये समजात अंग होते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि देखिए 8वां नंबर कि चालक अचालक
अर्धचालक और अतिचालक का उदाहरण सहित जो है समझाइए। यानी कि आपको उदाहरण भी पूछा गया है, उदाहरण भी आपको बताना है कि इन तीनों का जो परिभाषा भी बताना है, इन तीनों का सॉरी चारों का जो है, और इसके साथ में उदाहरण भी आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए इसका मैं आंसर बता देता हूं। देखिए चालक में आपको परिभाषा लिख देना है कि जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रभावित हो सकती है उन्हें विद्युत चालक कहते हैं, जैसे कि तांबा, चांदी, ग्रेफाइट, लवणों का जली विलयन इत्यादि। ठीक है, उसके बाद अचालक में लिख देना है कि जिन पदार्थों में विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उन्हें विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं, जैसे कि रबड़, कांच, प्लास्टिक। और उसके बाद हो जाएगा पर्सिलैन इत्यादि। ठीक है, इस तरह से अचालक का हो गया। और उसके बाद अर्धचालक का परिभाषा बताना है, इसके साथ उदाहरण भी देना है। देखिए अर्धचालक का आपको आंसर इस तरह देना है कि अर्धचालक वैसे पदार्थ जिसमें सामान्य ताप पर कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, कम विद्युत चालकता होने के कारण इस तरह के पदार्थों से होकर कुछ विद्युत प्रवाहित होती है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। इस प्रकार से अर्धचालक का परिभाषा हो गया। उसके बाद दोस्तों आगे और एक पूछा गया था अतिचालक का परिभाषा। ठीक है, तो अतिचालक का परिभाषा आपको लिख देना है वैसे पदार्थ जिसमें अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत का गमन होता है अतिचालक कहलाता है, जैसे कि सीसा, जिंक इत्यादि। ये हो गया आप लोगों का चारों का परिभाषा। साथ ही मैं आपको उदाहरण भी बता दिया हूं, तो इसको अच्छे से आप लोग जो है याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसी का बी नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अच्छे से इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। देखिए मैंने जो है आपको अभी जस्ट थोड़ा देर पहले यानी कि लगभग 1 घंटे पहले मैंने जो आपका सब्जेक्टिव का क्वेश्चन दिया है, जो रिपीटेड क्वेश्चन था, वो ये क्वेश्चन दिया गया था, उसमें ये क्वेश्चन था। तो आपको इसको अच्छे से रिविजन कर लेना है, याद कर लेना। देखिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि श्रेणी क्रम में समान विद्युत धारा सभी उपकरणों में प्रभावित होती है। श्रेणी क्रम से अधिक उपकरण लगाने से धीरे धीरे धारा का मान घटता जाता है और कुल प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक उपकरण के सिरों पर विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। श्रेणी क्रम में जब परिपथ का एक अवयव कार्य करना बंद कर देता है तो परिपथ टूट जाता है और अन्य कोई अवयव कार्य नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को आंसर बता देना है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से दिशा की निर्धारित करने वाला नियम बताइए। तो देखिए दिशा को निर्धारित करने का जो नियम होता है उसको बताना है। ठीक है, चलिए इसका मैं आंसर बताते चलता हूं। देखिए इसको जो है पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिख देना है। पहला पॉइंट लिख देना है धारावाही चालक तल के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखा को क्या कहते हैं, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के द्वारा जो है ये धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखा को दर्शाती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पूछा गया है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा जो है ये बल को दर्शाता है। 2 नंबर। ठीक है, चलिए इसका जो तीसरा नंबर यहाँ पे पूछा गया है कि चुंबक की गति, ठीक है यहाँ पे समझेंगे, चुंबक की गति के कारण परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स द्वारा जो है परिपथ में प्रेरित धारा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्लेमिंग के दाहिनी हाथ के नियम के द्वारा यह जो है दर्शाया जाता है। तो ये आपका जो है तीनों का मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिख दिया हूं, मैं आप इसको जो है अच्छे से याद कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। चलिए इसी का 9 नंबर का दूसरा है बी नंबर। इसका जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि विद्युत परिपथों तथा सादृतों में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों का नाम लिखे। तो पहला हो जाएगा फ्यूज, ठीक है, और दूसरा आपको लिख देना है भूसंपर्क तार। ये 2 आपको जो है उदाहरण हमेशा याद करना है, इसमें से आपकी बोर्ड की परीक्षा में आने का चांस है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, किन्हीं 2 उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण दें। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए किस तरह से आपको आंसर बताना है कि ऐसे धातु ऑक्साइड जिनकी प्रकृति अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार की होती है उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, जिनकी प्रकृति जो है अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार की होती है, उसको अच्छे से याद करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कि किन्हीं 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दे, तो इसका 2 उदाहरण बता देना है, जैसे कि Al2O3 हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसके बाद हो जाएगा ZNO, ठीक है,
ये हो जाएगा उभयधर्मी ऑक्साइड के 2 उदाहरण है। 2 उदाहरण इस प्रकार से आपको बता देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका 10वां का बी नंबर है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, मिश्र धातु कैसे तैयार किया जाता है। देखिए मिश्र धातु किसे कहते हैं, मिश्र धातु को कैसे तैयार किया जाता है, इसको अच्छे से याद करेंगे। देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि किसी धातु के किसी अन्य धातु अथवा अधातु के साथ गलित अवस्था में मिलाने से जो समांगी मिश्रण प्राप्त होता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। ये मिश्र धातु का परिभाषा हो गया। उसके बाद पूछा गया कि मिश्र धातु कैसे तैयार किया जाता है। उसके बाद दोस्तों इसी में पैराग्राफ चयन करने के बाद आपको इस प्रकार लिख देना है कि मिश्र धातु, ठीक है। उसके बाद पहला लिख देना है इस तरीके से कि इस्पात हो जाएगा, जहाँ की जहाज हो गया, पुलों एवं वाहनों के निर्माण में उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा लिख देना है पीतल, जो कि बर्तन निर्माण में किया जाता है। तो इसके बाद आपको लिख देना है कि पहले मूल धातु की गलित अवस्था में लाया जाता है एवं तत्पश्चात दूसरे तत्वों को एक निश्चित अनुपात में इसमें विलीन किया जाता है, फिर इसे कमरे के ताप पर शीतलीकृत किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप या जिसके फलस्वरूप समांगी मिश्रण प्राप्त होता है, वह मिश्र धातु कहलाता है। इस प्रकार से आपको जो है आंसर बता देना है 10वां का बी नंबर का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 11 नंबर, कह रहा है कि प्रक्रियात्मक समूह या अभिलक्षीय समूह किसे कहते हैं, निम्न यौगिकों के विद्यमान प्रक्रियात्मक समूह का नाम लिखें। तो देखिए यहाँ पे जो है 4 को दिया गया है, इसका भी मैं बताऊंगा। तो पहले जो है इसका परिभाषा में आप जान लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको आंसर क्या देना है कि किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वे समूह जिनके ऊपर यौगिक का मुख्य गुण निर्भर करता है उसे प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। तो ये हो गया प्रत्यक्ष समूह या अभिलक्षीय समूह कहते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रकृत समूह का जो नाम है, जो यहाँ पे 4 को दिया गया था, इसका नाम आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे नीचे आप देखेंगे यहाँ पे मैंने है 4 का लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहला जो आपका सूत्र था, यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया गया था C3COOH, इसका हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। उसके बाद है CH3COCH3, तो इसका हो जाएगा कीटोन, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं, इसका जो यहाँ पे फॉर्मूला ये सब दर्शाया गया है, ठीक है, इसका कीटोन हो जाएगा। तीसरा का जो दिया गया है C2H5CHO, तो इसका हो जाएगा एल्डिहाइड, ठीक है, जो कि यहाँ पे -CHO के साथ जो है ये रिएक्शन करता है, ये एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। ये तीसरा नंबर। उसके बाद चौथा जो पूछा गया है कि C2H5OH का जो है क्या होता है, इसका जो संरचना का नाम क्या होता है, तो ये हो जाएगा एल्कोहली, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये एल्कोहली हो जाएगा। इसको अच्छे से आप लोग जो है याद कर लेंगे 13 नंबर को। अगला क्वेश्चन है कि जीनों को किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें, यानी जीनों की जो है किन्हीं 3 विशेषताओं का आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे 3 विशेषताएं यहाँ पे मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ। देखिए जीनों की विशेषता पहला लिख देना है कि ये अनुवांशिक पदार्थों की इकाइयाँ हैं जिनमें द्विगुणन की क्षमता होती है, यानी द्विगुणन की जो है इसमें क्षमता होती है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे बताना है कि ये पुनर्योजन की इकाइयाँ हैं और ये क्रॉसिंग ओवर क्रिया में भाग ले सकती है। तीसरा लिख देना है कि जीन उत्परिवर्तित होकर विभिन्नताएं यानी कि भिन्नताएं उत्पन्न करती है। उत्परिवर्तन से जीन में संग्रहित सूचनाएं बदल जाती है। इस प्रकार से तीसरा पॉइंट लिख दिए। उसके बाद दोस्तों और जो है आपको एक चौथा पॉइंट आपको दर्शा देना है कि ये शारीरिक लक्षणों एवं क्रियाओं के संबंध होती है और वैसे लक्षणों अथवा वैसी क्रियाओं को प्रकट करने में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से आपको 4 पॉइंट जो है इसका बता देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि चमगादड़ के पंख और पक्षियों के पंख समरूप अंग है कैसे। तो देखिए दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है काफी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग याद करेंगे। देखिए यहाँ पे इसको आंसर ये बता रहा है कि चमगादड़ के पंख और पक्षियों के पंख समरूप अंग है, क्योंकि दोनों का कार्य समान है परंतु इनकी उत्पत्ति यानी कि रचना एक दूसरे के भिन्न होती है, ठीक है। उसके बाद आगे लिख देना है कि चमगादड़ के पंख उसकी फैली हुई अंगुली के बीच की त्वचा के फैलने से बना है, जबकि पक्षी के पंख उसके पूरे अग्रबाहु की त्वचा के फैलाव से बना है। तो इस प्रकार से आपका जो है आंसर लिख देना है। इस प्रकार से आपका आंसर जो है राइट हो जाएगा। इसको अच्छे से आप लोग जो है याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पे पूछा गया है कि ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है। इस क्षति की सीमित करने के लिए क्या कदम
उठाए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, ओजोन की परत जो है अगर क्षय हो जाती है तो ये पूरी तरह से चिंता का विषय बन जाता है, और इसकी क्षति को रोकने के लिए यानी इसकी सीमित करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर इस प्रकार देना है कि ओजोन परत की क्षति हमारे लिए अत्यंत चिंता का विषय है, क्योंकि यदि क्षति अधिक होती है तो अधिक से अधिक पराबैंगनी विकिरणें पृथ्वी पर आएगी, जो हमारे लिए निम्न प्रकार की हानिकारक प्रभाव डालती है। तो पहला लिख देना है कि इनका प्रभाव त्वचा पर पड़ता है, जिससे त्वचा के कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। पहला क्या लिख देना है कि पराबैंगनी किरणें अगर शरीर पर पड़ेगा तो इससे क्या होगा, त्वचा के कैंसर उत्पन्न होने की जो है ये संभावना बढ़ सकती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट भी लिख देना है कि पौधों में वृद्धि दर कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पराबैंगनी किरणें अगर पृथ्वी पर पड़ेगी तो जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी जो दर है वो काफ़ी कम हो जाएगा, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी सजीव जीव हैं, सारे नष्ट होने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट देना है कि ये सूक्ष्म जीवों तथा अपघटकों को मारती है, इससे परितंत्र में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। चौथा लिख देना है कि ये पौधों में पिगमेंटो को नष्ट कर देती है। पिगमेंटो क्या क्या करती है, नष्ट कर देती है। उसके बाद दोस्तों इसमें यह भी पूछा गया था कि ओजोन परत की क्षति को कम करने के लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए, तो इसका यह 2-3 को उपाय आपको बता देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है कि ओजोन परत की क्षति को कम करने के उपाय। तो पहला लिख देना है कि लिखना है कि एरोसोल तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक का कम से कम उपयोग करना। दूसरा लिख देना है कि सुपर सैनिक विमानों का कम से कम उपयोग करना, और तीसरा लिख देना है संसार में नाभिकीय विस्फोटों पर नियंत्रण करना। अगर दोस्तों इस तरह से जब हम लोग उपाय करेंगे तो ओजोन परत को क्षय होने से बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका जो है 15 नंबर है, जिसमें यहाँ पे पूछा गया है कि समान पदार्थ के 2 तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है, क्यों? तो इसका आंसर आप लोगों को इस प्रकार लिख देना है। देखिए इसका आंसर इस प्रकार देना है कि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि प्रतिरोध जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है। मैंने एक पॉइंट इसको भी दर्शाया था। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग समझेंगे। किसी चालक के प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि दोस्तों R बराबर होता है 1/A होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, उसके बाद आगे लिखेंगे अतः मोटे तार का प्रतिरोध पतले तार की अपेक्षा कम होता है, इसलिए मोटे तार की विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है। इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। इसी का देखिए दोस्तों दूसरा यानी कि बी नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि न्यूमेरिकल से है, और यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि यह दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 18 ओम और 2 ओम होगा। तो यानी दोस्तों देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे 18 ओम है, जो कि यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध कितना था, 6 ओम था, और यहाँ पे 18 ओम दर्शाने के लिए कह रहा था, ये क्या होगा, योग होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए तीनों प्रतिरोध जो है 6 ओम ही है। ठीक है, याद रखिएगा तीनों प्रतिरोध आपका 6-6 ओम करके है। तो आपको देखिए सबसे पहले आपको क्या लिख देना है कि तीनों प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, देखिए श्रेणी क्रम जोड़ने पर, श्रेणी क्रम का जो है आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, याद होगा आप लोगों को, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 प्रतिरोध कह रहा था, तो तीनों प्रतिरोध का फॉर्मूला लिख दिए। उसके बाद सब जो है 6-6 ओम करके है। देखिए पहले 6 ओम तो पहले से दिया हुआ था ना, तो पहले क्या करेंगे 6 ओम 6 ओम 6 ओम पहले जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा टोटल 18 ओम, जो कि पहला का मेरा आंसर मिल चुका है। ठीक है, चलिए इस तरह से आप लोगों को बनाना है। उसके बाद दूसरा कह रहा था 2 ओम हो, तो 2 ओम प्राप्त करने के लिए आपको जो है पार्श्व क्रम संयोजन यानी कि समांतर क्रम संयोजन में आप लोगों को जोड़ना होगा। ठीक है, देखिए आपको 2 नंबर देखिए इस प्रकार लिख देना है कि तीनों प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर, पार्श्व क्रम के बदले जो है आप लोग समांतर क्रम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आपको बता दूं कि समांतर क्रम संयोजन का मैंने जो है फॉर्मूला आप लोगों को लिखा था और बोला भी था कि आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये जो क्या है, ये समांतर क्रम संयोजन
संयोजन का फॉर्मूला है, यानी कि पार्श्व क्रम का जो है व्यंजक है, यानी कि फॉर्मूला है। तो देखिए सबका ओम तो 6 ओम दे रहा था, ठीक है। प्रत्येक प्रतिरोध का ओम क्या था, 6 ओम था। तो 1/6 1/6 1/6 सबको हम तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर जोड़ते हैं दोस्तों क्या होता है कि इसका जो है लघुत्तम निकालेंगे, ये आ जाएगा 6 और इसका नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर का 1 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/6, तो इसका निकल जाएगा 1/2। तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे देखिए जरा समझिएगा 1/r बराबर हुआ 1/2 निकला, ठीक है। तो ये इसको क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 ओम हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये कोना कोनी जो है गुना करेगी तो r बराबर क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा, ठीक। यानी कि ये क्या हो जाएगा, अपोजिट में 2/1 हो जाएगा। तो 1 का तो नीचे का कोई मान ही नहीं रहता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों 2 का भी आंसर मिल चुका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर कहता है विद्युत चुंबक किसे कहते हैं, परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं कि वैसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व उतने ही समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है, उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। इस तरह से विद्युत चुंबक का परिभाषा बता दिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कि परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करता है, यानी कि जो आर्मेचर के अंदर जो परिनालिका होता है तो वो जो है चुंबक की भांति किस प्रकार से काम करता है। तो पैराग्राफ चेंज करने के बाद आपको इस प्रकार आंसर देना है, किसी परिनालिका में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाती है। परिनालिका द्वारा इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के दंड चुंबक के क्षेत्र के समान होता है। वास्तव में परिनालिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की भांति जो है व्यवहार करता है। जिस छोर से धारा प्रवेश करती है वह दक्षिणी ध्रुव तथा जिस छोर से धारा निकलती है वो उत्तरी ध्रुव बन जाता है। यानी जिधर से, अगर देखिए मैं पिक्चर के साथ में आपको बता देता हूं, देखिए जिधर से क्या हो रहा है कि इधर से क्या हो रहा है, इधर से जरा ध्यान दीजिए, इधर से ऐसे करके घूम के जो अगर ये जा रहा है ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, और जिधर से जो है ये वापस निकल रही है, देखिए इसको ऐसे घूम के जो है ऐसे करके वापस ये बाहर निकल जाता है, इधर वापस बाहर निकल रहा है और इधर से अंदर जा रहा है, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव और ये क्या हो गया, उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव। इसको अच्छे से याद करेंगे और नीचे आपको यहाँ पे चित्र में लिख देना है, ये जो है परिनालिका का चित्र है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन तथा अतिभारण कब होता है। तो इसका आंसर दोस्तों अब देखें किस तरह आपको बताना है। देखिए इसका आंसर आपको इस प्रकार देना है कि लघु पतन जब विद्युत तार तथा उदासीन तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं तो लघु पतन की घटना होती है। यह तभी होता है जब या तो तार के ऊपर चढ़ा प्लास्टिक कवर नष्ट हो जाता है या विद्युत उपकरण में किसी प्रकार की गड़बड़ी आ जाती है। तो ये हो गया आपका लघु पतन का, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है अतिभरण। अतिभरण का भी परिभाषा लिख देना है। तो अतिभरण का परिभाषा इस प्रकार देंगे कि जब विद्युत में, ठीक है, तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो अतिभरण हो सकता है। यह तब होता है जब तारों की विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त हो जाता है अथवा सांद्रित्र में कोई दोष होता है। तो इस प्रकार से आपको जो है अतिभरण का जो है परिभाषा लिख देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न यौगिकों का संरचना सूत्र लिखें। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे प्रोपनॉल दिया गया है, ब्यूटेनॉल दिया गया है, उसके बाद मेथेनाइक अम्ल दिया गया है। मैंने आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताया था कि इन सभी को आप लोगों को जो है अच्छे से रिविजन करके याद कर लेना है, ठीक है। तो इसको जो है संरचना सूत्र और रासायनिक सूत्र किस प्रकार लिख देना है इसका मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको जो है प्रोपनॉल का आणविक सूत्र लिख देना है। आणविक सूत्र होता है C3H7OH, ठीक है। उसके बाद संरचना सूत्र लिख देना है। देखिए ये क्या है, ये एल्केन है, ये एल्केन का जो है सदस्य है, एल्केन में आता है। तो इसका जो है ये क्या है, एकल बंधन में आएगा। तो एकल बंधन में क्या लिखना है, जैसे कार्बन 3 गो है तो यहाँ पे कार्बन 3 गो लिख दिए, ठीक है। उसके बाद H से 7 गो है तो H गो है 7 गो यहाँ पे बैठा दिए। देखिए यहाँ पे 3 6 हो गया, 3 3 6 1 7 गो हो गया। और OH है तो यहाँ पे OH लिख सकते हैं, और नहीं तो इसके जगह हम सिर्फ आपको यहाँ पे डायरेक्ट OH भी लिख सकते हैं। इसको नहीं लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ पे C के जगह हम OH लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका दिया गया है ब्यूटेनॉल। तो ब्यूटेनॉल का भी यहाँ पे आणविक सूत्र होता है C3CO2H5, ये होता है ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला। तो इसका जो संरचना सूत्र देखना है। देखिए दोस्तों इसमें कार्बन क्या गो है, देखिए यहाँ पे कार्बन 1 2 और यहाँ पे 4, यानी 2 2 कितना हो गया 4, तो 4 गो यहाँ पे कार्बन लिख देंगे। उसके बाद देखिए CH3, एक कार्बन के पास कितना H है, 3 गो है तो यहाँ पे H, एक कार्बन के बीच जो है आपको 3 गो यहाँ पे H ऐसे करके दर्शा देना है, हाइड्रोजन दर्शा देना है। उसके बाद दोस्तों CO है तो C के क्या में O के साथ में डबल बॉन्ड लगता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड दर्शाएंगे। उसके बाद देखेंगे C2 के पास साथ जो है आपको
5 गो H दर्शाना है, तो आपको C2 लिखने के बाद 5 गो H जो है इस तरीके से हाइड्रोजन जो है व्यवस्थित कर देनी है। तो ये आपका संरचना सूत्र बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका देखिए तीसरा जो यहाँ पे पूछा गया कि मैथेनाइक अम्ल का जो है आणविक सूत्र लिखिए, उसका बाद संरचना सूत्र बताइए। तो यहाँ पे आणविक सूत्र इसका हो जाएगा HCOOH, देखिए HCOOH हो जाएगा, ये आपका जो है आणविक फॉर्मूला हो जाएगा। उसका जो है संरचना सूत्र इस प्रकार देना है कि देखिए C मेरा क्या गो है, एक ही गो है ना, तो यहाँ पे एक ही गो आपको C लिख देना है, उसके बाद एगो H हाइड्रोजन यहाँ पे लिख देना है, और O जो है ऑक्सीजन के साथ जो है ये सिर्फ ऑक्सीजन के साथ आपका डबल बॉन्ड होगा, और OH यहाँ पे आपको इस प्रकार से व्यवस्थित कर देना है। तो ये आपका संरचना सूत्र बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसका जो है दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि कार्बन के अत्यधिक यौगिकों के निर्माण का कारण दे। तो यौगिकों के निर्माण का कारण बताना है। देखिए इसका आंसर इस प्रकार देना है कि कार्बन के अत्यधिक यौगिकों की रचना करने के कारण अनेक की जिनमें प्रमुख निम्नांकित है। तो देखिए इसका आंसर इस प्रकार देना है कि पॉइंट बाय पॉइंट बताना है कि कार्बन यौगिकों में श्रृंखलन गुण का होना, दूसरा लिख देना है कि कार्बन की चतुः संयोजकता गुण का होना, और तीसरा बता देना है कि कार्बन के परमाणु आपस में तथा दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ एकल बंधन, द्विबंधन तथा त्रिबंधन से जुड़े रहते हैं। जैसे कि 2 कार्बन के बीच एकल बंधन है, और 2 कार्बन के बीच डबल बाउंड है, और 2 कार्बन के बीच जो है ट्रिपल बाउंड है, और NC यानी कि N के साथ में सिंगल बाउंड, और N के साथ में देखिए आपका जो है डबल बाउंड, N के साथ में जो है आपका कार्बन के साथ ट्रिपल बाउंड। इस तरीके से आपको जो है परिभाषा यानी कि जैसे में आपको इस तरह से बता देना है। ठीक है, उसके बाद चौथा लिख देना है पॉइंट में कि कार्बन के यौगिक समावयता प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से आपको 4 गो पॉइंट आपको बता देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर यहाँ पे कहा गया है कि जीन क्या है, अनुवांशिकता में इसकी क्या भूमिका है। तो सबसे पहले जीन क्या है इसको जान लेते हैं। देखिए गुणसूत्रों पर पाई जाने वाली भौतिक इकाइयां जो पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी मिलने जाने का कार्य करती है जीन कहलाती है। जीन अनुवांशिक गुणों का वहन करती है, ये पैतृक लक्षणों को अगली पीढ़ी में पहुंचाती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको जीन का जो है फॉर्मूला आप लोगों को याद कर लेना है। अगला देखते हैं इसमें जो ये पूछा गया कि अनुवांशिकता में इसकी क्या भूमिका है, तो ये हो जाएगा निम्नलिखित भूमिका है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार लिख देना है कि जीनों की अनुवांशिकता में निम्नलिखित भूमिका है। तो पहला लिख देना है कि इनमें द्विगुणन की क्षमता होती है जिसके कारण ये सभी संततियों में पहुंच जाती है। दूसरा लिख देना है कि ये पुनर्योजन की इकाइयां हैं तथा ये क्रॉसिंग ओवर में भाग ले सकती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट देना है कि ये उपपरिवर्तित, देखिए यहाँ पे इसका आगे लिख देना है तीसरा पॉइंट में, ये उक्त परिवर्तित होकर विभिन्नताएं उत्पन्न कर सकती है। चौथा लिख देना है कि ये शारीरिक लक्षणों एवं क्रियाओं में संबंध होती है। ठीक है, इस प्रकार से 4 गो ऑप्शन आपको बता देना है। ठीक है, इसी का दोस्तों आपका दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि प्राकृतिक चयन यानी कि वर्ण क्या है, स्पष्ट करें। तो देखिए इसका आंसर इस प्रकार देना है कि जीवन के लिए संघर्ष में उन्हीं जीव जातियों के वंशज बच जाते हैं जो योग्यतम होती है, इसे योग्यतम की उत्तरजीविता कहते हैं। डार्विन के अनुसार प्रकृति ऐसे ही जीवधारियों का जीवित रहने के लिए चयन करती है, इसे प्राकृतिक चयन कहा जाता है यानी कि प्राकृतिक वर्ण कहा जाता है। इस प्रकार से आपको परिभाषा जो है याद कर लेना है, इसको अच्छे से आप लोग रिवीजन करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, VBI क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि परितंत्र में है, यहाँ पे परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अचक्रीय होता है कैसे। तो परितंत्र में जो है ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो अचक्रीय होता है, तो किस प्रकार होता है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर इस प्रकार लिख देना है कि सूर्य की विवरणन, ठीक है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण के समय रासायनिक बंधन ऊर्जा के रूप में भोजन में संचित हो जाती है। यह ऊर्जा आहार श्रृंखला के माध्यम से सर्वोच्च उपभोक्ता तक पहुंचती है। सर्वोच्च उपभोक्ता की मृत्यु और अपघटन के समय यह ऊर्जा मुक्त होकर वातावरण में चली जाती है। इस प्रकार परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अचक्रीय होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका 19 का पहला का जो है आंसर हो चुका है। इसको अच्छे से आप लोग लिख लेंगे, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस वीडियो में जो है आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन मैंने बताया हूँ, इसको अच्छे से आप लोग जो है रिवीजन कर लीजिएगा। और दोस्तों इससे जो है कई सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड की परीक्षा में टच हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से इसको रिवीजन करके एग्जाम में शामिल होइएगा। और दोस्तों आई होप कि मैं
आशा करता हूं कि आपकी जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो काफ़ी इजीली क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए और आप जो है उसको अच्छे से जो है कंप्लीट करके पूरा सोल्यूशन करके एग्जाम से आए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर करते हुए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार से वीडियो आप लोगों को मिल सके। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।